हेलो आन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। माना मैम आज तो संडे है, लेकिन आपकी क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि परसों नहीं हुई थी, तो आज हमने आपकी क्लास जो है उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज के टॉपिक को। कल का सेशन हम पढ़ रहे थे और उसमें अचानक से आपका क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो वहीं उसी पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। कुछ ग्लिच आया था टेक्निकली, जिसके कारण कल आपकी क्लास बीच में बंद हो गई थी। आज शुरू करते हैं वहीं उसी पार्ट से जिसका नाम था लाइजोसोम। सो आई होप कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा होगा। चलिए बताइए रागिनी, क्या हुआ? लाइसोसोम्स अभी हम बात करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। बाकी सबको वहां तक का पार्ट क्लियर था? कल हमने पढ़ा था कि देखो सेल का एक छोटा सा भाग जिसको कि हम इस प्रकार से देख रहे हैं, यह है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें भी लिखवाई थी कि अगर बात की जाए तो ये आपका सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। साथ में इसको हम एटम बॉम्ब, स्कैवेंजर, सफाई कर्मी, इन सभी नामों से यहाँ पर जानते हैं। बोलो भाई हाँ कि ना? ठीक है, बिल्कुल पलक, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1886 में डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया में, और बायोब्लास्ट नाम रिचर्ड अल्टमान ने यहाँ पर दिया था। ये इसका पहला नाम था। ठीक है भाई, किसी के मन में और कोई डाउट? बेंदा ने बाद में नाम दिया था आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, यही आपको बताया था। रिचर्ड लल्टमान ने पहले इसको डिस्कवर किया था बायोब्लास्ट के नाम से 1886 में। ठीक है, चलो चलो चलो। तो इसे कहते हैं कोशिका का सफाई कर्मी। अब दूसरी बात की, क्या कराता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कराता है। मैंने आपको एक सिंपल सा पार्ट बताया था कि देखिए भाई, पाचन में ये क्या कराता है? मदद करता है। सेल के अंदर के पाचन को यहाँ पर ये कराता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यानी कोशिका का पाचन कराता है, तो किसकी मदद से? ये बनाता है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखो आप जानते हो, हम अगर खाना भी खाते हैं तो खाने का पाचन किसकी मदद से होता है मैम? एंजाइम्स की मदद से होता है। हवा पानी ना मिले चलेगा, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए बेसिकली एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम यहाँ पर पाचन के लिए बनते हैं, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है क्या? आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर केंद्रक नहीं होता, और जब वो इमैच्योर होती है तो वहां पर केंद्रक होता है। चलो लिख लो जरा। इट रिलीजेस हाइड्रोलाइटिक, इसी के आगे नोट करना, एंजाइम्स। यह है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाती है। इन्हीं की मदद से क्या करती है? ये पाचन करती है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए अपने सारे डाउट्स को दरकिनार करके जरा सुन लेना कि मैम देखो ये लाइजोसोम है, ठीक है। अगर इस लाइजोसोम्स के अंदर पाचन कराने वाले एंजाइम्स बन रहे हैं तो वो क्या कराएंगे सेल के अंदर? पाचन। यानी धीरे धीरे करके जो भी पार्ट इस लाइजोसोम के अंदर होगा उसका वो क्या करा देंगे भाई? पाचन करा देंगे। बोलो हाँ कि ना? फटाफट से एक थम्स अप का साइन भेजो कि मैम ये क्या कराएंगे? एंजाइम पाचन करा देंगे। सारे के सारे एंजाइम मिलकर के इसको खत्म कर देते हैं। पाचन मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज छोटी चीज में टूट जाए, राइट। अब एक बात बताओ, अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर ये पाचक एंजाइम ना बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाएं और ये टूट टूट करके इस सेल से बाहर आने लग जाएं, मतलब इस कोशिका के अंग से ये जो हमारे पास लाइजोसोम है, इस लाइजोसोम की लेयर को बर्स्ट करके, इसको तोड़ करके, और मान लीजिए ये बाहर आने शुरू हो जाएं, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि मैम उस लाइजोसोम के बाहर सेल में जो भी होगा ना उसको भी नष्ट कर देंगे, और इसी को कहते हैं आत्महत्या। की खुद तो डूबा, साथ में पूरे सेल को ले डूबा। बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई। सुवन कुमार, क्लास तो आपकी चल रही है भाई। मेरे बैच में कोई भी क्लास नहीं चल रहा है, सबके चल रहे हैं पर मेरा नहीं चल रहा। क्लास चल रही है तभी तो आप क्लास के अंदर हो, क्लास नहीं चलती तो फिर कैसे आप क्लास अटेंड कर पाते, कैसे आप कमेंट कर पाते? ठीक है,
तो सिंपल सी कहानी को समझिए, इन चीजों पे कॉपी पेस्ट ना करो। बाकी हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आपसे कहा कि इस लाइजोसोम में, ये पूरा का पूरा क्या है मैम, ये पूरा का पूरा सेल है, लेकिन इस सेल में बैठा लाइजोसोम, लाइजोसोम में बन रहे हैं एंजाइम, एंजाइम करा रहे हैं पाचन। अगर ये एंजाइम की मात्रा बढ़ जाए तब ये आसपास के सभी कोशिकांगों को दोबारा नष्ट कर देते हैं। सुन लो जरा दोबारा से, है ना, कि मैम अगर ये किसी भी प्रकार से, जितने भी एंजाइम हैं हमारे, ये क्या होंगे, एक्सेस मात्रा में बन जाएंगे, इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी यहाँ पर, तब आप इसको कहते हो कि ये क्या कराएंगे, आपके पाचन करा देंगे। इसीलिए कहते हैं सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या करा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं एटम बॉम्ब है, कि भैया खुद ही सेल के अंदर सेल को नष्ट करने के लिए परमाणु बम फट गया है। दूसरा, इसको सफाई कर दी इसने, सफाई कर्मी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, राइट। तो अब आप इसको लिख लीजिए कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाते हैं, और इन्हीं की मदद से क्या होता है आपका इंट्रासेल्यूलर, ये दो नाम से पूछा जाता है कि इंट्रासेल्यूलर पाचन किसकी मदद से हुआ और एंजाइम्स कौन बनाता है, ठीक है। स्पेशली इसके खोजकर्ता की अगर मैं बात करूं तो वो कहे जाते हैं आपके क्रिस्टन दुबे। लिखो भाई, जल्दी से नोट करो। अच्छा, इसको जरा ठीक कर लेना। एंजाइम यहां पर बनाती है। कम होंगी तब तो अंदर ही पाचन होगा ना, ज्यादा होंगे तो होंगे, और मोस्टली ज्यादा ही आपके बनते हुए नजर आते हैं। अंदर तो पाचन कराते ही हैं, और कभी कभी ये बर्स्ट होके बाहर भी कराना शुरू कर देते हैं। लिख लिया भाई सभी ने? चलो, तो ये है आपका दूसरा कोशिका का अंग, कोशिकांग जिसको आप कहते हो। अब आते हैं अगले भाग पे कि देखिए मैम, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वैक्यूल का। ये वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल बेसिकली आपके छोटे छोटे से वो भाग हैं जो पानी को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, ठीक है, पानी को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैक्यूल, जिसको हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। ये बेसिकली आपके दोनों में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यह पादप व जंतु कोशिका में उपस्थित। फर्क क्या होता है, देखो क्यों यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं इसके बारे में, कि अगर मैं एक प्लांट के सेल को देखूंगी तो ये जो मेरे पास रिक्तिका है ना, ये बिल्कुल आपको ऐसे बड़ी साइज में दिखाई देगी, और न्यूक्लियस को ये एक साइड कर देती है। कि हम यूजुअली सेल के बीचों बीच में क्या देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं, ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ये वैक्यूल बीचों बीच में नजर आता है। ऐसा क्यों? कि वैक्यूल जो होता है ना, ये प्लांट्स के अंदर साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, पादप में, और एक ही संख्या में होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि ये पानी को स्टोर करके रखता है।
प्लांट्स के अंदर पानी की आवश्यकता, मिनरल्स की, खनिज की आवश्यकता जो है वो ज्यादा होती है। तो प्लांट्स के अंदर ये संख्या में एक होगा, लेकिन बड़ा साइज में आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि मैम ये बीचों बीच में हमारा क्या हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसे वैक्यूल का नाम देते हैं। ये आपका एक प्लांट सेल यहाँ पर कहा जा रहा है। और न्यूक्लियस देखो कहाँ खिसका दिया, साइड में कर दिया। तो वैक्यूल प्लांट्स में एक होता है, संख्या में एक और साइज में बड़ा। साथ में इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। अब तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस को पढ़ा था कि वो दोहरी झिल्ली बाध्य हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इन पे कोई भी नहीं था मैम, इन पे कोई लेयर ही नहीं थी। ठीक है, बाकी लाइसोसोम भी प्लांट और एनिमल दोनों में ही मिलता है। यहाँ पर इसका शेप थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इस वैक्यूल के ऊपर आप एक लेयर देखते हो, एक सिंगल लेयर से ये घिरा हुआ होता है, और उस लेयर को हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। और दूसरा, एनिमल्स में अगर देखोगे तो एनिमल के सेल में बीचों बीच में वही हमारा न्यूक्लियस होगा, और छोटे छोटे से वैक्यूल्स होंगे, संख्या में बहुत सारे होंगे। ये सब क्या है, आपके वैक्यूल हैं। ये एनिमल सेल है। तो फर्क समझ में आया, यहां पर संख्या में बस एक है और यहां पर ये कई सारे हैं, वहां बड़ा है तो यहां पर छोटा है। ठीक है, चलो तो लिखो जरा इसे। इन प्लांट्स, वन इन नंबर एंड लार्ज साइज। संख्या में एक व बड़े आकार का। और एनिमल्स में मैनी इन नंबर एंड स्मॉल साइज। संख्या में अधिक व छोटे आकार में। वैक्यूल्स हैव अ सिंगल membrane called as tonoplast. वृत्तिका एक झिल्ली बाध्य कोशिकांग है। झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछ लेता है कई बार टोनोप्लास्ट कहाँ है। अच्छा कोई बात नहीं सुमन, एक बार कल ट्राई कर लेना, आज हो सकता है टीम ऑफ पर है तो मे बी इसलिए आपका भी कॉल रिसीव ना हो, या अभी थोड़ी देर बात कर लेना। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर्स तो आपके कंटिन्यूसली एक्टिव होते हैं, आप थोड़ी देर बात करके एक बार और ट्राई कर लेना। लिख लिया भाई सभी ने?
चलो नोट करा। इसकी खोज की बात करें तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में करी थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए स्प्लेंजेनी। इन्होंने स्टार शेप का देखा था इसको, तारे के आकार का। इनको जब दिखाई दिया था तो इनको स्टार शेप का दिखाई दिया था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने देखा, फिर फाइनली इन्होंने डिस्कवर किया। और एक वैज्ञानिक आए थे दुर्जा डीन। दुर्जा डीन, इन्होंने नामकरण किया था। gave the name। तो ये 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना है बेटा। टोनोप्लास्ट सिर्फ एक लेयर है जो बाहर की तरफ लगी हुई है। टोनोप्लास्ट केवल एक आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं बाहरी परत, उसके नाम से यहां पर जानी जाती है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार का इसका ये भाग जो है वो आपको दिखाई देता है। तीनों ने अलग अलग काम किया था। दूसरा कार्य लिख सकते हो इसका। इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, सैप आदि। फिर ये भाई ये है वैक्यूल, इसको कहते हैं रिक्तिका। अभय प्रताप सिंह, बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया। चलो लिख लिया सभी ने? अगली बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, सैप बेटा एक फ्लूइड होता है, एक आप कह सकते हो द्रव्य पदार्थ होता है जिसके अंदर पानी, पोषक तत्व, ये सब प्लांट के अंदर होते हैं। जो कहते हैं ना प्लांट्स में पोषक तत्व जा रहे हैं, तो उसको या तो सिंपली आप लिख दो पानी है, खनिज पदार्थ है, ये सब जिसके अंदर होते हैं उसको सैप कहते हैं। तो लिक्विड है जो प्लांट के अंदर से बनता है, ठीक है, उसको हम सैप कहते हैं। इसी के अंदर ये सारे भाग आपको दिखाई देते हैं। अगला पार्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम को नाम दिया जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
प्रोटीन फैक्ट्री। यह प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा, ये दो जगह पर मिलते हैं, एक तो सेल के अंदर, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए। इट इज फाउंड अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and found in cytoplasm also. जैसे आपने देखा कि ये सेल है, तो सेल के अंदर हमारा ये तो चलो मान लिया न्यूक्लियस है, इसके बराबर में लगा हुआ है जाल। तो इस जालिका के ऊपर भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, हमारे ये राइबोसोम्स जो है वो लगे हुए हैं। मतलब एक तरफ जो है इसके दाने दाने से चिपके हुए नजर आ रहे थे, और दूसरी साइड ये आपके कुछ ऐसे भी होंगे जो सेल में फ्रीली घूम रहे होंगे। तो ये सारे के सारे पार्ट क्या है, ये सब हमारे राइबोसोम्स हैं, अकेले भी हैं और दूसरा भी आपको चिपके हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ तो जरा इसको हिंदी में और लिख लो फटाफट से। यह खुरदरी जालिका के ऊपर लगे हुए व कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में भी उपस्थित होते हैं। दूसरा, सभी कोशिकांग में अब तक अपन ने जितने भी पढ़े हैं ना, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो, सब में सबसे छोटा ये नजर आता है। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लो आराम से, लिख लीजिए। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे छोटा कोशिकांग है ये। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। चलो बेटा, साइंस की बायोलॉजी की जो क्लास है वो रोज सुबह ये सेम टाइमिंग 9 बजे ही आपकी होती है। ठीक है, डेली मॉर्निंग 9 AM। लिख लिया सभी ने? राइबोसोम स्मॉलेस्ट कोशिकांग या स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। अच्छा, तुम्हें लग रहा था संडे है छुट्टी हो जाएगी, है ना? अब तो मेहनत में लग जाओ। नहीं, आज वाईटी की क्लास नहीं है। चलो आगे बढ़े। इसी की अगर हम बात करें, खोज करी थी तो किसने करी थी, है ना? वहां नाम आता है जॉर्ज पैलेट का। लिख लिया ना सबने? चलो, इसके खोजकर्ता डिस्कवरर हैं जॉर्ज पैलेट। कब करी थी? 1955 में करी थी। अब देखो, वैसे तो आपको ये बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन वास्तविक तौर पे देखोगे तो इसमें एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट, ये ऊपर और नीचे की जो दो इकाइयां हैं, इससे मिलकर के बनता है राइबोसोम। मतलब ये स्ट्रक्चर है आपके राइबोसोम का।
इस राइबोसोम के अंदर हमारे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, तो ये इसकी लार्जर यूनिट है और ये इसकी स्मॉलर यूनिट है, छोटी इकाई, और ये है इसकी बड़ी इकाई। ठीक है, तो आप बता देंगे कि इट इज मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, दैट इज अ लार्जर एंड अ स्मॉलर। यह 2 छोटी इकाई से बना होता है बड़ी व छोटी, मतलब 2 इकाइयां यहां पर होती हैं जिनसे मिलकर के ये बनता है। दूसरा, ये ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट्स में भी था और यूकैरियोट्स में भी था, दोनों जगह पर ये आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा था। इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। बताया था ना कि लगभग राइबोसोम्स दोनों में होते हैं। यह है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित, मतलब दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब अंतर क्या है उसको समझेंगे हम कि भैया क्या अंतर होता है, कि दोनों में अगर है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा यहाँ पे। लिख लिया यहां तक? हाँ जी, सभी के मैसेज आ रहे हैं। हाँ, एक 70s और एक 80s। चलो आगे बढ़े। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, हमारे पास दोनों में ही लगभग समान आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। आपने कहा इसकी एक इकाई बड़ी होती है, एक छोटी होती है। यहां पर इसकी ऊपर वाली इकाई, अगर मान लीजिए मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इसके अंदर बड़ी इकाई का जो हम माप देखते हैं वो होता है आपके लगभग 50s का। एस क्या है? एस यूनिट है जिसके बेसिस पर आप इसके घनत्व को, इसके आकार को माप सकते हो। तो इसका एक नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया 50s और इसका लिख दिया 30s। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यूकैरियोटिक में देखूंगी, यूकैरियोटिक में तो इसकी बड़ी इकाई होती है 60s की और इसकी होती है 40s की। ये इनकी इंडिविजुअल जो यूनिट है उनके नंबर हैं कि मैम इनकी जो इकाई है जिसको हम एस मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, या आप इसे कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जिन्होंने खोज की थी उसके नाम पे, स्वेडबर्ग के नाम पे उसकी इकाई बना दी। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबका माप जो है वो अलग अलग है। एक का 30 है, एक का 50 है, एक का 60 है, एक का 70, एक का 40 ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल यहाँ पे देखो, गणित मत लगाना थोड़ी देर के लिए ना, गणित भूल जाना कि मैम 50 और 30 है, लेकिन इसका जो क्यूमुलेटिव हम नंबर देखते हैं, टोटल नंबर देखते हैं, वो प्रोकैरियोट्स का होता है 70s टाइप का।
और यूकैरियोटिक का होता है 80s टाइप का। ठीक है, तो ये आपका देखा जाता है, आप बता सकते हैं S बराबर स्वेडबर्ग्स यूनिट। इसका काम होता है डेंसिटी को, आकार को मापने का। स्वेडबर्ग इकाई, इसको हालांकि एक और नाम से भी जानते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो बता देना भाई, प्रोकैरियोटिक में पूछेगा तो 70s है, ब्रैकेट में लिख लेना 50s प्लस 30s। इसका मतलब ये नहीं मैम इसका मैंने जोड़ कर दिया, ये इसकी संख्या की वैल्यू है यहाँ, मतलब एक्चुअल वैल्यू है 60s प्लस 40s। तो इस प्रकार के दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर तो यही है ना, प्रोकैरियोट्स में हमेशा 70s के दिखाई देंगे। इनकी यूनिट जो हम देखते हैं कि एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम की यूनिट क्या है, तो वो होती है 70s। 70 इसका एक फिगर है, एक नंबर है जो हम इन दोनों यूनिट्स का देखते हैं, और S क्या है, वो आपकी स्वेडबर्ग की इकाई होती है। ठीक है, और ऐसे ही यूकैरियोट्स में 80s टाइप के देखे जाते हैं। ठीक है, इसको बना लो एज इट इज और बना के इसको लिख लो, ये कहलाता है राइबोसोम। सिंपल है मैम, एक इकाई ऊपर है एक नीचे है। अभिषेक साहू, यही मैंने कहा, मैथ्स थोड़ा दूर रखना, जोड़ोगे तो 50 और 30 तो मैम 80 होता है, तो 70 कैसे। ये इनके नाम है कि भैया इस यूनिट का नाम मैंने 50s रख दिया, इसका नाम 30s रख दिया, और टोटल अगर हम बात करेंगे यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 70s होता है। यहाँ मैथ्स नहीं लगानी है, इन दोनों यूनिट्स को जोड़ना नहीं है, इट्स जस्ट वी आर राइटिंग कि इनकी यूनिट्स का नाम क्या है। हाँ, इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार इसको समझ लो, फिर उसके बाद जब अभी आपका कोशिकांग सारे खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा से आएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ऊपर। तो कुछ ऐसी कहानी होती है, यहां पर बनते हैं आपके, ये देख सकते हो, एक बड़ी इकाई है एक छोटी इकाई है, अंदर से नीचे से जा रहा होता है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, मैसेज लेकर के जाता है, इस मैसेज को ये पढ़ते हैं और पढ़ करके क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन को बनाते हैं। देखो हालांकि इसमें क्रिया ऐसी चलती है, इस क्रिया को जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी ना तब वापस से लेकर के आऊंगी कि राइबोसोम काम कैसे करता है। ये देख रहे हो ऊपर से एक इकाई आई बैठ गई, ये नीचे छोटी और ऊपर बड़ी, इन्हीं इकाइयों को हम राइबोसोम का नाम देते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। ये मैसेज लेकर के आती है छोटी वाली इकाई, इस मैसेज को पढ़ा जाता है, ये बीच में लगा है ट्रांसफर आरएनए, इसका काम है जो इस मैसेज को पढ़ता है और पढ़ करके अमीनो एसिड बनाता है, और इन्हीं अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन आपके प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके स्ट्रक्चर राइबोसोम के नजर आते हैं। हालांकि अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि एक बड़ी इकाई है और एक छोटी इकाई है, बाकी के पार्ट को हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि मैम आरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, तो इसलिए उन सभी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इस चैप्टर की कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। पैरोक्सिसोम क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, कैसे क्रोमोसोम बना, सब चीजें पढ़ेंगे आगे। आरआरबी टेक्नीशियन में कितने नंबर का आता है बेटा, आराम से आपको 30 नंबर जो है वो फिक्स रखने हैं अपने साइंस के। ठीक है, चलो तो इसे कहते हैं आपका राइबोसोम। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको नाम दिया जाता है प्लास्टिड्स का। अगला कोशिकांग प्लास्टिड लवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये केवल और केवल कहां पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं।
डिस्कवर्ड बाय ई हैकल। ई हैकल द्वारा और ये 3 प्रकार का होता है। एक नाम और लिख लेना यहाँ पर, युगलीना, कि ये प्लांट सेल में भी होता है और युगलीना में भी होता है। ठीक है, युगलीना में भी पाया जाता है। पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप नाम देते हो हरित लवक। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। तो ये जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के नाम से। सत्यम बात करेंगे सेंट्रोजोम के बारे में, कल हम जब क्रोमोजोम आपको बताएंगे तब बात करेंगे कि सेल साइकिल में आपका जो सेंट्रोजोम है वो काम करता है। ये भी एक प्रकार का कोशिकांग यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, ईयर लिख लो 1866 में। बिल्कुल आते हैं जयदीप शर्मा। और इस बार देखिए सीजीएल का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, अभी आप लोगों ने देखा 26 सितंबर तक आपका पेपर चला है, 9 सितंबर से। सीजीएल के प्रीलिम्स में लगभग हम देखें तो एसएससी ने ना डायग्राम देने कम कर दिए थे, रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार सीजीएल के प्रीलिम्स में कई शिफ्ट में डायग्राम बेस पर क्वेश्चन आया। जैसे उन्होंने एक डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का दे दिया था और पूछा था कि बताइए जरा ये डायग्राम में से क्लोरोप्लास्ट किसका है। 4 डायग्राम दिए थे, एक पहचानना था। एक गोल्गी बॉडी का डायग्राम आया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आया था। आपसे कहा था सेल का चैप्टर अच्छे से करके जाना, जो भी साथी पहले से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेटली मैम अब थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम्स भी ऐड कर दिए, तो अपने को छोड़ करके कुछ भी नहीं जाना है ना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक लिख लिया सुनील? लगभग चीजें हो चुकी हैं, 5 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। आज भी आपकी जो है वो 5th क्लास है, इसके बाद कल हम लास्ट इसकी क्लास करेंगे। सेल आपका कल खत्म हो जाएगा। देन बात करेंगे टिश्यूज के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये होता है भाई 3 प्रकार का। पहला बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जिस क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। मैग्नीशियम यहां पर पाया जाता है, सवाल में आ जाता है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित। फॉर्मूला लिख लेना क्लोरोफिल का। इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर to plant and help in photosynthesis। यह पादप को हरा रंग प्रदान करता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यहां पर एक्चुअली क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम खाना ही तो बना रहे हैं। प्लांट का भोजन किसकी मदद से बनता है? इसी की मदद से बनता है। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर।
अच्छा, साथ में इसके पास अपना डीएनए होता है, इट कंटेन्स ओन डीएनए, और इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अपना डीएनए उपस्थित, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, एंड यह दोहरी झिल्ली बाध्य कोशिकांग है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो फीचर्स है ना, तुमने अगर ध्यान दिया हो कि मैम ये फीचर्स हमें दो जगह और दिखाई दिए थे कि डबल मेम्ब्रेन भी है और डीएनए भी अपना है। याद करो 1866 में इसकी खोज हुई थी। काजल, यूपीएससी के लिए देखिए बेसिक बायोलॉजी आप इसे कवर कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी आधारित है, तो आप इसको वहां से कर सकते हैं, मतलब आपका बेसिक पोर्शन। बाकी साइंस एंड टेक का जो पार्ट होता है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है, ठीक है। बायोलॉजी बेसिक आप अगर देंगे सीएससी के लिए तो वो आपका एनसीईआरटी वाला पूरा पार्ट है, राइट। तो मैम ये पहला पार्ट है हरित लवक का जो हमने प्लास्टिड्स में देखा। देखो मेन हेडिंग प्लास्टिड है, इसमें हम बात कर रहे हैं इस क्लोरोप्लास्ट की। इसी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वो पूछेगा कि मैग्नीशियम किसके अंदर उपस्थित है, तो बता देना कि मैग्नीशियम हमारे इस क्लोरोफिल में पाई जाती है। दूसरा, ये क्या कर रहा है? खाना बनाने में मदद करता है। प्लांट्स के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ, एनिमल्स में नहीं होते प्लास्टिड। फोटोसिंथेसिस कराता है, पौधे को हरा रंग देता है। जब भी कोई भी पार्ट प्लांट का कच्चा होता है ना और उसमें हरा रंग आता है, वो इसकी मदद से आता है, ठीक है। इसके अलावा एक यूग्लिना नाम का जीव होता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की मदद वहां पर भी देखी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, सुनो जरा, अब अगर मैं बात करूं कि मैंने तुम्हें दो कोशिकांग और ऐसे बताए थे जहां पर अपना खुद का डीएनए था और इनके पास क्या था? डबल मेम्ब्रेन था। आपसे पूछा जाए भैया कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं, आप कहना मुझे नहीं पता। क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता। कैसे कहोगे कि मैम देखो मुझे नहीं पता? एम से माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, इसके पास क्या था? डबल मेम्ब्रेन भी था और डीएनए भी था। एन से न्यूक्लियस, और पी से प्लास्टिड जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, लवक। ये हो गया आपका नाभिक केंद्रक और सूत्रकणिका। तो इन तीनों के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, यानी दोहरी झिल्ली बाध्य है। इसके अलावा कोई और नहीं है, प्लस ओन डीएनए। ये दोनों फीचर्स जो हैं वो आपको इन तीनों कोशिकांग में यहाँ पर मिल जाते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रिक याद रखना, MNP मुझे नहीं पता, है ना। मुझे नहीं पता का मतलब ये नहीं मत कराना कि मैम नन ऑफ द अबव कर दूं। क्लोरोफिल का फॉर्मूला बताया था C55H72O5N4Mg। ये है क्लोरोफिल, ठीक है। इस चैप्टर का टेस्ट होगा, कल खत्म हो जाएगा, कल ही इसका टेस्ट ले लेंगे, क्यों टेंशन लेते हो। तो यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं? मुझे एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो और बता दो कि मैम अपने को तो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। फटाफट से बता दो। प्लास्टिड्स तो छोटे छोटे से होते हैं प्लास्टिड्स में, और मेनली प्लास्टिड आपको दिखाई देंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में वैक्यूल बड़ा होता है, प्लास्टिड छोटे होंगे, और एनिमल्स में तो प्लास्टिड होते ही नहीं है ना। तभी हमने लिखा कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड यूग्लिना। ये प्लास्टिड एनिमल में नहीं होता। कि मैम पौधों में हरा रंग देते हैं ना, जानवरों को हरे रंग का क्या काम है? ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स और बचे हैं, आपका क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, उनको कवर करेंगे कल वाले टॉपिक में। और इसके बाद जितना 5 क्लासेस में सेल का पढ़ा दिया है, पढ़कर आना कल अच्छे से, ताकि मैं क्वेश्चंस कराऊं तो तुम घबरा ना जाओ,
ठीक है, तो अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी। रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी तो मैम मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम 9 बजे आपके अपने इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, ग्रुप डे का नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर में ही आएगा, लगभग 15-16 तारीख के आसपास। चलिए, थैंक यू सो मच।